उदयपुर, राजस्थान। रिदम गेट पर खड़ी थी और अंदर मिरांज को देख रही थी। उसके सामने कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। वहीं मिरांज बिना किसी भाव के उन कांच के टुकड़ों को देख रहा था। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ अगर कुछ हो जाता तो? मीर, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारे शांत होने का इंतजार कर रही हूँ, और तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो। बोलते हुए उसने अपने कदम मिरांज की तरफ बढ़ा दिए। तभी मिरांज एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, जहाँ वहीं रुक जाओ प्रिंसेस। रिदम एकदम से रुकते हुए बोली, पर मैं नहीं रुकना चाहती। बोलकर वो वापस उसकी तरफ बढ़ गई। रिदम बिना किसी चीज पर ध्यान दिए सीधे मिरांज के सामने आकर रुकी। नीचे कांच के टुकड़े जरूर से, पर रिदम ने अपनी स्लीपर पहनी हुई थी। रिदम मिरांज के गाल पर हाथ रखकर बोली, मैं हूं ना तुम्हारे पास, फिर क्यों खुद को परेशान कर रहे हो? ना, तुम्हारे प्रिंसेस है तुम्हारे पास। तुम मुझे बोलते हो ना कि मैं तुम्हारी दवाई हूँ, तुम्हारा इलाज हूँ। तो फिर अपने इलाज को कोई खुद से दूर क्यों करेगी? पागल हो तुम। उसके इतना कहते ही मिरांज ने एकदम से उसे अपने बेहद करीब खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, एग्जैक्टली, पागल हूँ मैं और बहुत पागल हूँ। बोलते हुए वो रिदम के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। एक वक्त पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि रिदम के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, पर वो मिरांज को कुछ नहीं कह रही थी। वो चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। मिरांज ने अगले पल रिदम को झटका से छोड़ा और चिल्लाकर बोला, क्यों आ रही हो तुम मेरे पास जब मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूँ? तो बार बार क्यों आ रही हो? प्रिंसेस, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें हट कर दूंगा? नहीं करना चाहता मैं। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी रिदम ने एकदम से उसके कॉलर को पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। मिरांज ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा। तभी रिदम धीरे से बोली, क्योंकि मैं आना चाहती हूँ। बोलकर उसने मिरांज के होंठ पर अपने होंठ रख दिए। रिदम की इस हरकत पर मिरांज अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था। उसने रिदम के बालों को मुट्ठी में भरा और उसके होंठों को काटते हुए उसे वही सोफे पर बैठाया और खुद उसके ऊपर आ गया। वो सोफा इतना बड़ा था कि दो लोग आराम से उस पर बैठ सकते थे, लेट सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। रिदम मिरांज से छूटने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। वहीं मिरांज रिदम के होंठों को टॉर्चर करते हुए उसके साथ खेल रहे थे। मिरांज का एक हाथ रिदम के गाल पर था, वहीं दूसरा हाथ उसके बालों में था। दूसरी तरफ रिदम ने मिरांज के कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भरे। मिरांज के अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, उसकी गुस्से को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद मिरांज ने रिदम के होठों को आज़ाद किया और वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए लंबी, गहरी सांस लेने लगा। रिदम उसकी आंखों में देखकर बोली, ठीक हो तुम? मिरांज कुछ पल रुक कर बोला, क्यों आ जाती हो प्रिंसेस? नहीं आने दे रहा था मैं तुम्हें अंदर, बार बार खुद से दूर कर रहा था क्योंकि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता मुझे। बोलते हुए उसकी नज़र रिदम के होठों की तरफ गई, जो कि पूरे लाल पड़ चुके थे और उन पर हल्का हल्का खून लगा हुआ था। मिरांज की नज़रें सिर्फ और सिर्फ रिदम के होठों पर थी। तभी रिदम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अब मेरी आंखों को भी देख लो। ये सुनते ही मिरांज की नज़रें सीधे रिदम की नज़रों से जा मिलीं। रिदम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारा दर्द कम करने के लिए मुझे दर्द झेलना पड़े। ना, तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू, पति। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मुझे नहीं पता तुम क्या समझते हो, पर आई लव यू। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। रिदम उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें दर्द में देखकर मुझे दर्द होता है। तुम नहीं समझ रहे हो। जब तुमने मुझे बाहर निकाला ना, मैं ठीक थी, तुम सबसे लड़के में ठीक थी। तुमने उस इंसान को मार दिया, मैं ठीक थी। तुम कुछ भी कर रहे हो, मैं ठीक हूँ, लेकिन जब खुद को दर्द हो तो मुझे दर्द हो रहा है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हें। बोलते हुए वो लाचारी से मिरांज को देख रही थी। उसके दिमाग में बार बार थोड़ी देर पहले का सीन चल रहा था जब मिरांज इस आउट हाउस के अंदर बंद था। बाहर रिदम जो महसूस कर रही थी, वो अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी कि वो क्या फील कर रही थी। वो डर, वो दर्द, वो कुछ भी हो जाने की फीलिंग, बहुत खतरनाक फीलिंग थी वह। मिरांज ने उसके सर से अपना सर जोड़कर कहा, इट्स ओके प्रिंसेस, जस्ट रिलैक्स। रिदम धीरे से बोली, आई लव यू, आई जस्ट लव यू। अगर पॉसिबल होता तो तुम्हारा दर्द अपने। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी मिरांज ने उसके होंठों पर अपना अंगूठा रखकर उसे चुप कर दिया। रिदम चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। मिरांज धीमी सी आवाज में बोला, तुम मेरे दर्द का इलाज हो प्रिंसेस, मेरी सबसे बड़ी ट्रीटमेंट, मेरी दवा। अगर दवा खराब हो जाएगी
तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो खबरदार, अगर ऐसे बकवास दोबारा की तो, बोलकर उसने रिदम को अपने सीने से लगा लिया। रिदम ने बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद की और उसने मिरांश पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। वह ही मिरांश मन में बोला, तो मैं कैसे कैद ना करूं प्रिंसेस, जब तुम प्यार में मेरे दर्द को अपना बनाने के लिए तैयार हो। तुम्हें कैसे खुद से कभी दूर जाने दूं, जब तुम मेरे हर दर्द को अपने ऊपर लेने को तैयार हो। इतनी खास हो तुम प्रिंसेस की तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता मैं और ना कभी दूर जाने दे सकता हूँ। ये सारी चीज सोचते हुए उसकी पकड़ रिदम के ऊपर मजबूत होती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद रिदम धीरे से बोली, अब हम बाहर चल सकते हैं क्या? ये सुनते मिरांश उससे अलग होकर बोला, लेट्स गो। बोलकर वो खड़ा हुआ और उसने रिदम को भी खड़ा किया। मिरांश की नज़र रिदम के होंठों की तरफ चली गई। रिदम उसे देखकर बोला, कुछ ज्यादा नहीं है। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, ज्यादा है प्रिंसेस, क्योंकि मैं अपने होश में बीते नहीं किया। मैंने तब बीते किया जब जस्ट कि मैं उस वक्त अपने गुस्से की उस लेवल पर था कि मैं किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, और मैं वही किया। रिदम झट से बोली, तुम चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ। बोलकर वो मिरांश का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। मिरांश बिना कुछ बोले रिदम की तरफ देख रहा था, जो कि उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। आउट हाउस से बाहर आते ही रिदम ने एक राहत की सांस ली और उसने मिरांश को देखा, जो अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। वो कुछ पल रुककर बोली, क्या हुआ? मिरांश उसे अपने करीब खींचकर बोला, तुम्हारा पूरा चेहरा लाल हो चुका है, कब से रो रही थी? रिदम कुछ पल रुककर बोली, पता नहीं, पर जब से तुम्हें यहाँ पर देखा तब से शायद। उसकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रिदम का हाथ पकड़कर उसे तुरंत पैलेस की दूसरी तरफ ले गया, जहां से एक और एंट्रेंस था जो कि उसके एरिया का था। मिरांश रिदम को सीधे बेडरूम में ले गया और उसे देखकर बोला, जल्दी से फ्रेश होकर आओ प्रिंसेस, मैं ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज। रिदम बिना कुछ बोले तुरंत वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही मिरांश बेड पर बैठा और उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। इस वक्त वो कई सारी चीजें सोच रहा था। गौतम से बात करने के बाद वो इतना ज्यादा ट्रिगर हो गया था कि उसे कंट्रोल नहीं हो पाया और वो तुरंत यहाँ चला आया था। आउट हाउस में, जहाँ वो बैठकर मानवी से अपनी नफरत बयां कर रहा था, अपनी मजबूरी बता रहा था, और सब कुछ, और उसके बाद रिदम का यहाँ पर आना और इतना बड़ा ड्रामा। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, आई हैव टू कंट्रोल। मैं अपना कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रिंसेस कैसे बर्दाश्त करेगी सब कुछ? मैं हर बार ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो सब कुछ टॉलरेट करें। मेरे दोनों साइड हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो ये सारी चीजें सोच रहा था कि तभी रिदम बाहर आकर बोली, पति सुनो ना। मिरांश उसे देखकर बोला, सुनाओ ना। ये सुनते ही रिदम के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जो कि मिरांश को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देने के लिए काफी थी। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, वो एक्चुअली पीरियड्स आ गए और आई डोंट नो यहाँ पर कुछ है कि नहीं। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ है प्रिंसेस। बोलकर वो खड़ा हुआ और सीधे क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। मिरांश ने क्लोजेट से एक नैपकिन का पैकेट निकाला और रिदम की तरफ बढ़ते हुए बोला, जाओ। रिदम वो पैकेट लेकर बोली, थैंक यू। बोलकर वो तुरंत वॉशरूम के अंदर भाग गई। थोड़ी देर बाद रिदम जब वापस आई तो उसकी नज़र मिरांश की तरफ चली गई, जो कि बेड पर लेटा हुआ अपनी आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था। रिदम धीरे से उसके पास बैठी और वो तुरंत बेड पर लेटी और उसने मिरांश के सीने पर अपना सिर रख लिया। मिरांश ने अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, पूरा दिन खराब हो चुका है प्रिंसेस, शाम हो चुकी है। रिदम ने एक नज़र बाहर देखकर बोली, कोई बात नहीं, तुम और मैं साथ हैं ना, बस तुम आराम करो, तुम्हें कुछ खाना है? मिरांश ने गहरी सांस लेकर बोला, नथिंग, आई जस्ट वॉन्ट यू, दैट्स इट। बोलकर उसने रिदम की पीठ पर हाथ रखा और फिर हल्का सा घूमते हुए उसके माथे पर किस कर लिया। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो हूँ। मिरांश ने अचानक से अपनी आंखें खोली और कुछ पल रिदम के चेहरे को देखने के बाद धीरे से बोला, क्या प्लान किया था तुमने मेरे लिए प्रिंसेस? ये सुनते रिदम की स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप मिरांश को देख रही थी। तभी मिरांश ने उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट करते हुए बोला, आंसर मी प्रिंसेस, क्या प्लान किया था तुमने? रिदम धीरे से बोली, कुछ खास नहीं पाती, बस नॉर्मल चीज, छोड़ो ना। बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। तभी मिरांश ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, जवाब चाहिए मुझे, समझ में आ रहा है, एक क्लियर जवाब।
मिरांश की आंखों में सीरियसनेस साफ नजर आ रही थी। रिदम ने कुछ पल उसे देखा और फिर वापस दूसरी तरफ देखने लगी। मिरांश एकदम से बैठकर बोला, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो, प्रिंसेस? तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं। वो अभी बोल नहीं रहा था कि तभी रिदम ने उसका कॉलर पकड़कर उसे वापस अपने ऊपर खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोली, पति, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मुझे नहीं पता, अभी कोई फायदा भी नहीं पता कर, क्योंकि पीरियड्स आ गए। उसकी बात सुन मिरांश बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, आई जस्ट फील कि यू नीड समवन। मिरांश एकदम से उठकर बोला, तुम हो मेरे पास, ओके? रिदम बैठे हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, आई मीन टू से डेट कि तुम्हें ऐसे किसी की जरूरत है, लाइक, समझो ना प्लीज, क्या बोलना चाहती हूँ मैं? मिरांश ने अपने दोनों हाथों से रिदम को अपने पास खींचकर बोला, क्या बोलना चाहती हो, क्लियर प्रोसेस करो। रिदम एकदम से फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, तुम्हें समझ में नहीं आता, पति। आई वॉन्ट टू बी प्रेग्नेंट। आई मीन, हमारा बच्चा। आई वॉन्टेड टू सरप्राइज यू। ये बताने वाली थी मैं तुम्हें कि आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इतना बोलते ही वो रुक गई और उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, आर यू सीरियस प्रिंसेस? रिदम अपनी आंखें खोलते हुए बोली, आई थिंक हाँ। सुबह तुमने ऐसी बातें की थी और फिर कल मैं कुछ सुन लिया था। मतलब कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, मतलब मेरे दिमाग में था, आई मीन। तभी मिरांश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, रिलैक्स प्रिंसेस। इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो तुम? तुम और मैं, हम दोनों हैं। हम दोनों कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, ओके? रिदम गहरी सांस लेकर बोली, ओके। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम सच में रेडी हो? उसका ये सवाल सुन रिदम बिल्कुल शांत हो गई और वो कुछ सोचने लगी। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, यू आर नॉट रेडी प्रिंसेस। मेरी खुशी के लिए खुद को रेडी करना बंद करो, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हें किसी बच्चे में नहीं, ओके? रिदम हैरानी से बोली, व्हाट? नहीं चाहिए तुम्हें? मिरांश सार्कास्टिकली बोला, प्रिंसेस, बच्चा है, कोई टॉय नहीं है जो चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ पर बार्गेनिंग चल रही है, ओके? इट जस्ट यू आर नॉट रेडी, और अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं भी रेडी नहीं हूँ। रिदम कुछ कहने को ही थी कि तभी मिरांश फिर से बोला, नाउ जस्ट शट अप एंड लेट मी स्लीप। बोलकर वो आराम से बेड पर लेटा और उसने रिदम को अपने पास खींच लिया। रिदम कुछ सोच रही थी, तभी मिरांश उसके कान में बोला, शांत हो जाओ प्रिंसेस, और अगर तुम ऐसे शांत नहीं होगी तो मुझे कुछ और तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। रिदम बेझिझक बोली, तो कर लो पति, तुम्हें रोका किसने? उसकी बात सुनते ही अगले ही पल मिरांश उसके ऊपर आ गया। रिदम हैरानी से उसे देखने लगी, तभी मिरांश उसकी आंखों में देखकर बोला, आई नीड यू प्रिंसेस, आई रियली नीड यू राइट नाउ। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, ओके, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक लड़की, जिसकी उम्र करीब 25 साल की थी, वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए खड़ी थी और एक गाड़ी का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और वो लड़की चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। तभी ड्राइवर उससे बोला, कहाँ जाना है कनिका मदम? कनिका अपना मास्क उतार कर बोली, अपार्टमेंट, और कहाँ? बाय द वे, क्या हाल चाल है मिस्टर रघुवंशी के? ड्राइवर कुछ पल रुक कर बोला, मैम, आप मुझसे। कनिका बीच में बोली, जस्ट शट अप ड्राइवर। ये सुनते ड्राइवर ने एक बार मुड़कर कनिका को देखा, जो कि इस वक्त कॉल पर थी। ड्राइवर वापस सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा और अपने मन में बोला, एरोगेंट चिड़िया कहीं की। दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद कनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो हैरानी से बोली, लाइक सीरियसली, वैसा कैसे कर सकते हैं? फिर से दूसरी तरफ से एक आवाज आई और कनिका धीरे से बोली, मुझे नहीं फर्क पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मैं आ रही हूँ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अपने फोन को देख रहा था, जिस पर कनिका का नाम फ्लैश था। विक्रांत धीरे से बोला, मिरांश रघुवंशी, स्वागत करो अपनी जिंदगी के नए तूफान का। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उदयपुर राजस्थान, अगला दिन। रिदम इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी, वहीं मिरांश इस वक्त बालकनी में था। वो अपनी काफी एंजॉय करते हुए सामने का नजारा देख रहा था। इस वक्त सुबह के 6 बजे बज रहे थे। मिरांश मॉर्निंग पर्सन था, तो आपको उससे पहले उठना ही था। मिरांश बिना कुछ बोले बस ऐसे ही कुछ सोचते हुए सामने देख रहा था कि तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे जाकर एकदम से हक कर लिया। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मॉर्निंग प्रिंसेस।
आज तुम्हारी नींद भी जल्दी खुल गई। रिदम नींद भरी आवाज में बोली, हाँ खुल गई। तुम बेड पर नहीं दिखे तो खुल गई, और मैं यहाँ पर आ गई। मिरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया। इस वक्त रिदम ने मिरांश की एक शर्ट पहनी हुई थी, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी थी, और वो अपनी नींद भरी आंखों से उसे देख रही थी। मिरांश ने बिना कुछ बोले रिदम को अपने सीने से लगाया और फिर अपनी कॉफी का एक सिप लेकर सामने देखने लगा। रिदम कुछ सोचते हुए बोली, मुंबई वापस कब जाना है? मिरांश सार्कास्टिकली बोला, रियली प्रिंसेस, तुम्हें मुंबई वापस जाने की जल्दी है? मुझे तो लगा था कि उदयपुर आते ही तुम्हारा कहीं भी जाने का मूड रहता ही नहीं है। रिदम उसके सीने पर एक पंच मार कर बोली, रह सकते, और तुम्हारा काम भी हम पर हो रहा है और मेरा भी, इसीलिए हम आज ही चलेंगे। मिरांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस रिदम के सर पर किस किया। थोड़ी देर बाद वो दोनों फ्रेश हो चुके थे। रिदम मिरांश को देखकर बोली, पति सुनो ना। मिरांश रिदम को अपने पास खींचकर बोला, सुनाओ ना। रिदम कुछ पल रुककर बोली, वो एक्चुअली तुमने साहित्य से। अंश बीच में ही बोला, प्रिंसेस, मेरा मूड बहुत अच्छा है, प्लीज उसे खराब मत करो, ओके। रिदम कुछ पल रुककर बोली, ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। बोलकर वो मिरांश के गाल पर किस करके बाहर चली गई। उसके जाते ही मिरांश खुद से बोला, साहित्य रघुवंशी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू एंड जस्ट होप के, प्रिंसेस, मुझे दोबारा इस बारे में ना बात करें, वरना आई डोंट नो हाउ विल आई रिएक्ट। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मिरांश ने एक नज़र खुद को मिरर में देखा और फिर वो भी वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों रघुवंशी पैलेस के में हाल में थे, जहां पर सभी लोग बैठे हुए थे। मिरांश सबको देखकर बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड मुझे ये बताना था कि मैं जा रहा हूँ प्रिंसेस को लेकर मुंबई अपने घर, तो एंजॉय योर लाइफ। रिदम की तरफ चली गई, जो कि अनामिका के साथ खड़ी थी। अभिराज मिरांश को देखकर बोले, तो जल्दी जाओ, बात क्यों रहे हो? तुम्हारे आने जाने से वैसे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। रिदम अचानक से बोली, अभिराज अंकल, अपने पोते से थोड़ी तमीज से बात कर लेंगे तो फिर आपकी इज्जत कम नहीं जाएगी, और एक बात, मेरे सामने मेरे हस्बैंड की इंसल्ट में वैसे भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सुनते ही अभिराज ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उन्होंने एक बार भी रिदम को देखा नहीं। वो बिना कुछ बोले उठकर वहां से चले गए। मिरांश धीरे से बोला, मान गए प्रिंसेस, मिस्टर अभिराज रघुवंशी का मुंह बंद करना आ चुका है तुम्हें। बोलते हुए उसकी नज़र रिदम की तरफ चली गई। मिरांश ने कुछ पल रिदम को देखा और फिर वो तुरंत में गेट की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही रिदम भी उसके पीछे चली गई। तभी अनामिका साहित्य को देखकर बोली, तुमने बात नहीं की? साहित्य कुछ पल रुककर बोला, कौन सी बात, और क्या बात करूं मैं? बोलकर वो जैसे जाने को हुआ। तभी अनामिका उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम अच्छे से समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? तुमने अपने भाई से बात नहीं की? आई वॉन्ट टू से दैट, ओके। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, अगर मैं बात करूंगा अभी तो वो मुझसे बात नहीं करेगा अनामिका, वो बहुत गुस्से में है और उसका गुस्सा शांत करना इज नॉट आई नॉर्मल थिंग। जब तक कोई शांत नहीं होता तब तक उससे बात नहीं की जा सकती। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। करीब 5 घंटे बाद मिरांश और रिदम मुंबई आ चुके थे। अपार्टमेंट पहुंचते ही रिदम अपने दोनों हाथ फैलाकर बोली, फाइनली आई एम बैक। तभी निधि वहां पर आकर बोली, ओके भाभी, आप आ गई, अच्छी बात है। अब आप ये बताओ कि आपको खाना क्या है? रिदम उसे देखकर बोली, अभी तो कुछ भी नहीं खाना, मैं जा रही हूँ बेडरूम में, ओके। बोलकर उसने एक नज़र मिरांश को देखा और फिर तुरंत वहां से चली गई। मिरांश की नज़र अभी भी रिदम की तरफ थी और वो कुछ सोच रहा था। तभी निधि उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, क्या हुआ मीर भाई, आप उन्हें ऐसे क्यों देख रहे जैसे कभी देखा नहीं है? मिरांश उसे देखकर बोला, जब प्यार में होते हैं तब ऐसे ही लगते हैं। तुम गौतम को देखते हो? तो मैंने कुछ बोला? निधि हैरानी से बोली, वो बीच में कहाँ से आ गया? मिरांश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बेवकूफ। बोलकर उसने एक बार निधि का गाल पिंच किया और तुरंत स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। निधि खुद से बोली, पता नहीं मैं बेवकूफ क्यों लगाती हूँ। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। निधि अभी भी वहीं पर खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी अचानक गौतम अंदर आया और निधि को देखकर बोला, हेलो। निधि जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, बाय। बोलकर तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही गौतम खुद से बोला, ये मुझसे नाराज क्यों है? कहीं कल की वजह से कि कल मैं इसे कॉल नहीं किया। यार अभी इसे मनाने गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पहले मीर भाई से बात करनी पड़ेगी।
बोलकर वो तुरंत स्टडी रूम में चला गया क्योंकि उसे पता था कि मिरांश उसे वहीं पर मिलेगा। गौतम मिरांश के पास जाकर हेलो मीर भाई बोलते हुए वो आराम से चेयर पर बैठ गया। तभी मिरांश उसे देखकर बोला, साइकियाट्रिस्ट से बात करो, आई नीड समवन। मतलब गौतम बीच में बोला, आप अपनी थेरेपी फिर से स्टार्ट करवाना चाहते हैं, जैसे आपने छोड़ दिया था। भाई, आपको थेरेपी छोड़ेंगे, ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, आपको फिर से करना है। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, करना पड़ेगा गौतम, अगर नहीं किया तो फिर प्रिंसेस को प्रॉब्लम होगी और मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। एक पल में प्यार, दूसरे पल में गुस्सा, मैं उसे हर्ट कर सकता हूँ। आई डोंट नो, आई जस्ट नीड थेरेपी राइट नाउ। गौतम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, थैंक गॉड की भाभी की वजह से ही। लेकिन आप थेरेपी के लिए माने वरना आपके कंडीशन और बिगड़ते चली जाएगी। मिरांश एकदम से गौतम को देखकर बोला, गिटार वो कहाँ पर है? गौतम मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बताने की जरूरत है। मिरांश ने कुछ पल उसे देखा और अगली पर वो स्टडी रूम से निकलकर तुरंत अपने म्यूजिक रूम की तरफ बढ़ गया, जहां पर उसके सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। गौतम ने मिरांश के पीछे जाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता था कि ये वक्त मिरांश का था, मानवी राजपूत के साथ अकेले रहने का। म्यूजिक रूम में पहुंचते ही मिरांश की नर्सरी सीधे एक गिटार की तरफ चलेगी, जो कि एक कोने पर रखा हुआ था। वो रॉयल ब्लू कलर का गिटार जो मिरांश का सपना था, पिछले 10 सालों से उसकी अधूरी ख्वाहिश थी। मिरांश धीमे कदमों से उसे गिटार की तरफ बढ़ गया। उसे गिटार के सामने रुककर मिरांश ने जैसे ही उसे टच किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने मानवी का चेहरा आ गया और उसके हाथ में वही गिटार थी। मिरांश अपनी आंखें खोलकर बोला, इन रियलिटी तो आपको देखा नहीं, एक बार फोटो में आपको इस गिटार के साथ देखा था, तभी इसकी तलब उठी थी। फाइनली आज मुझे ये मिल चुकी है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी उसके पीछे से आवाज आई, मानवी आंटी का ही है ये। सुनते मिरांश ने मुड़कर रिदम को देखा, जो कि गेट पर खड़ी थी और उसे देख रही थी। मिरांश कुछ पल उसे देखकर बोला, डोंट वरी प्रिंसेस, तुम अंदर आओगी तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं भेजूंगा, अभी मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही रिदम हल्का सा मुस्कुराए और अगले पल उसकी तरफ बढ़ गई। रिदम उसे गिटार को देखकर बोली, पुराना देखने से लगता है, लेकिन इसका कलर कितना प्यारा है ना पति, तुम्हारे साथ ये गिटार और अच्छा लगेगा। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, रियली प्रिंसेस? रिदम एक्साइटमेंट से बोली, और क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे ऊपर वैसे भी रॉयल ब्लू बहुत अच्छा लगता है, और जब तुम ये गिटार लेकर स्टेज पर जाओगे ना, माय गॉड कितना मजा आएगा। लोगों की नज़र नहीं हटेंगे तुम पर से। 1 मिनट अगर लड़कियों की नज़र तुम पर रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि मिरांश ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, प्रिंसेस मेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रही हो तुम? रिदम मुस्कुराते हुए बोली, अब अपने पति का मूड ठीक करना तो मेरा काम है ना, इतना तो करना पड़ेगा। बोलकर उसने मुस्कुराते हुए मिरांश के गाल पर किस किया और वापस उसे गिटार की तरफ देखने लगी। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत ने ये मुझे दी है, पता नहीं कैसे बुढ़ापा आ रहा है, शायद इसीलिए दिमाग बदल चुका है। ये सुनते रिदम को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, पति तुम्हें पता है, तुम्हारी बातें कभी कभी ऐसी होती हैं ना कि कोई चाहे तो भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर चाहे सिचुएशन जो भी हो। मिरांश उसे अपनी तरफ घूमकर बोला, तो ये तो मेरी खासियत है, दिस इज वॉट आई एम। मिरांश रघुवंशी इज अनप्रिडिक्टेबल, कब क्या बोल दे, कब क्या कर दिया किसी को पता नहीं चलता, और कब किसके होठों पर मुस्कुराहट ला दे, कब आंसू, वो भी कौन जाने, खुद मिरांश रघुवंशी भी नहीं जानता। उसकी बात का रिदम ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप मिरांश देख रही थी। मिरांश अचानक से बोला, प्रिंसेस स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दिस। रिदम एकदम से होश में आकर बोली, क्यों, तुम्हें मेरे देखने से प्रॉब्लम है? मिरांश चुपकर उसके कान में बोला, प्रॉब्लम नहीं है प्रिंसेस, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुम मुझे ज्यादा देर तक कैसे देखोगी, चलने फिरने में प्रॉब्लम, यू नो व्हाट आई मीन। बोलकर उसने एक बार रिदम के ईयरलॉब को बाइट किया और फिर पीछे हट गया। वहीं उसकी बात सुन रिदम का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। रिदम हैरानी से बोली, कितने गंदे हो तुम पति, सुधर जाओ। मिरांश उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, अगर मैं सुधर गया तो फिर बिगड़े का कौन और बिगाड़े का कौन? रिदम धीरे से बोली, पागल कहीं का। बोलकर उसने मिरांश के कंधे पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ एक विला जिसके एक बेडरूम में कनिका सारी तोड़फोड़ कर रही थी।
उसने पूरे कमरे की हालत खराब कर दी थी। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आकर बोला, कनिका मैम, व्हाट आर यू डूइंग? कनिका एकदम से उसे देखकर बोली, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रही हूँ? नेम यू नो, ना कि मैं क्या हूँ मिरांश रघुवंशी। उसने शादी कर ली और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। नेम एकदम से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, कनिका मैम, क्या बताता मैं आपको? आपकी इंटरनेशनल ट्रिप में भेजा था और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। तो कनिका बीच में बोली, तो तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मिरांश ने किसी लड़की से शादी कर ली है। इस माय नेम मैं कितना इंतजार कर रही थी कि वो शादी के लिए तैयार होगा। हम शादी करेंगे। वॉट डू यू थिंक आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ कि मिरांश सेटिस्फाई हो सके? एक काम करो, कल की मीटिंग बुक करो। नेम ने कुछ पल कनिका को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, ओके अब आप प्लीज यहाँ से चली। अगर आपको हल्का सा भी स्क्रैच हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप जानती हैं ना, यू आर अ मॉडल, अ ग्रेट मॉडल, शो स्टॉपर, एक्टर हो। अगर आपको लगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी बात का कनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। नेम ने कनिका को कंधे से पकड़ा और वो तुरंत उसे कमरे से लेकर बाहर निकाल गया। रात का वक्त, रिदम अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से साहित्य की आवाज आई, हेलो रिदम। ये सुनते ही रिदम ने एक बार अपने फोन की तरफ देखा और फिर फोन कान पर लगाकर बोली, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो तुम? साहित्य थोड़ी देर के बाद बोला, मीर वो कैसा है? रिदम गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, वो उसे थोड़ी देर की प्रॉब्लम हुई थी पर अब ठीक है। साहित्य धीरे से बोला, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये सुनते ही रिदम ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। तभी साहित्य फिर से बोला, मिरांश को यही प्रॉब्लम है ना? कब से है ये? मुझे कभी पता नहीं चला कि वो ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये डिसऑर्डर तुम्हें कोई आइडिया है? रिदम धीरे से बोली, उसके लाइफ में मैं बाद में आई हूँ। साहित्य, तुम उसके भाई हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर मुझे कहाँ से पता चलेगा? मैं अब उसके साथ रह रही हूँ, तब पता चल मुझे। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, आई डोंट नो, मैंने कभी नोटिस नहीं किया रिदम द प्रॉब्लम इसकी। मीर कभी यहाँ पर रहा ही नहीं। एक एज पर आकर उसने सब कुछ छोड़ दिया था। वो यहाँ से चला गया था। मैं उसके कांटेक्ट में था। कितनी भी कोशिश कर लूँ पर वो मुझसे दूर होता चला गया। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, कहीं ना कहीं गलती तो तुम्हारी भी रही होगी ना साहित्य? जब इंसान को प्यार ना मिल रहा हो तो वो उसे इंसान के करीब जाता है जो उसे प्यार दे। अगर तुम मुझसे प्यार दे रहे थे तो फिर वो तुमसे दूर गया ही क्यों? रिदम का सवाल सुनते ही साहित्य ने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बना ली थी। अनजाने में ही उसकी आंखों के सामने फिर से वही रात, आग में जलती हुई गाड़ी, बारिश, वो सारी चीजें याद आने लगी। तभी रिदम फिर से बोली, क्या हुआ? कहाँ खो गए? कुछ हुआ था क्या? साहित्य झट से बोला, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, और अगर कुछ होगा भी तो कोई बड़ी चीज नहीं हुई है, जस्ट कुछ नहीं मतलब। रिदम बीच में बोली, जुबान लड़खड़ा रही है तुम्हारी साहित्य रघुवंशी। तुम एक टाइम पर दोस्त रह चुके हो मेरे, इसलिए शायद तुम्हें जानती हूँ मैं कि जब तुम्हारी जुबान लड़का होती है तब तुम झूठ बोल रहे होते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी, ना बताना या बताना, वो तुम जानो। पर एक बात, आई जस्ट होप कि कुछ ऐसा ना किया हो जिसकी वजह से बहुत कुछ बर्बाद हुआ। आइडल लो तुम, सबकी नज़रों में जेंटलमैन, अपनी इमेज खराब मत करना। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। साहित्य अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, किसी को नहीं पता चलेगा ना? मैं किसी को नहीं पता लगने दे सकता कि क्या हुआ था। आई कांट। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद किया और लंबी गहरी सांस लेने लगा। किस बारे में बात कर रहा है साहित्य? क्या होगा जब कनिका मिरांश से मिलेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए।